अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी नई विधानसभा का गठन होता है, हम सभी चुने हुए सदस्यों का एक परिचय पुस्तिका विधानसभा सचिवालय प्रकाशित करता है। हम इस वक्त में 196 मान्य सदस्य हैं। उस परिचय पुस्तिका में एक कॉलम है व्यवसाय क्या है। 141 मान्य सदस्यों ने अपने व्यवसाय के आगे कृषि लिखा है। मंत्री महोदय, आपने भी अपने जीवन परिचय में कृषि व्यवसाय लिखा है। ये दिगर बात है कि आप राजस्थान की राजधानी के कृषक हैं और आजकल आपके खेत में फसल की जगह मकान उग रहे हैं, ये अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसका अनुभव लिए इस सदन के अंदर अधिकांश मान्य सदस्य विराजे हैं। आज अगर हम देखें 1952 के अंदर 53 के अंदर जो प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, जो खुशहाली का प्रतीक है प्रदेश का, उसमें कृषि का योगदान 54.6% था। और आज जब मैं आपके द्वारा दी गई पुस्तिका आर्थिक समीक्षा को देखता हूं, उसमें आपने लिख रखा है कि कृषि में जीएसटी में योगदान 29.45% रह गया। अध्यक्ष महोदय, कृषि ये हमारी लोक संस्कृति है। हमारे जीवन जीने की पद्धति के अंदर हम रोज कृषि का प्रभाव देखते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मकर संक्रांति और बैसाखी गई, किसान की फसल पकी, एक उल्लास का वातावरण बना। और इसी प्रकार हमारे सारे तीज त्योहार, चाहे वो फसल की बुआई के वक्त में हो, चाहे फसल की कटाई के वक्त में हो, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति इस कृषि पर जिंदा है। और इसका कारण भी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये जो किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, इसको हम अन्नदाता तो कहते हैं, परंतु इसमें जीवटता भी है। अभी कोरोना की वैश्विक महामारी की गिरफ्त के अंदर प्रदेश आया। आपके द्वारा दी हुई पुस्तिका ये कहती है कि प्रदेश की जीएसडीपी उसमें औसतन पिछले वर्ष 2019-20 से 6.02% की गिरावट आई। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी 7.77% की गिरावट आई। पर देखिए इस किसान का कमाल, इसी राजस्थान के किसान का कमाल, चाहे उसे किसी प्रकार को आप बरगलाने की कोशिश करो, आज उसने प्रदेश की जीएसटी के अंदर घनात्मक रूप से 3.53 की कृषि वृद्धि दर दर्ज की है। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि आज हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु इसके साथ ही आज राजस्थान के अंदर 29.3% लोग शहर में रहते हैं। शहरीकरण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 70.7% लोग आज गांव में रहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपकी पुस्तिका है आर्थिक समीक्षा 2020-21 पृष्ठ 43, इसके अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर दे रखे हैं। मैं उन इकोनॉमिक इंडिकेटर को देख रहा था, उसमें मंत्री महोदय राजस्थान में किसान की औसत जोत का आकार दे रखा है। आपकी पुस्तिका ने दे रखा है औसत जोत का आकार है 2.73 हेक्टर, 2.73 हेक्टर। यानी आज राजस्थान का आम किसान सीमांत और लघु सीमांत की श्रेणी में खड़ा है। और इसीलिए वो बात जो हमारे पूर्वज वर्षों से कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकर निदान, ये बिल्कुल उल्टी होगी सभापति महोदय। और मैं निवेदन करूं कि आज जो औसत जोत मैंने बताई, उसके अंदर भी जो हमारे 72% शुष्क और अर्धशुष्क इलाके हैं, बारहमासी नदी के नाम पर हमारे पास अगर कमांड एरिया है तो आईजीएनपी का है, चंबल का है, थोड़ा सा नर्मदा का है। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब 2052-53 के अंदर हमारी आज़ादी जब प्रारंभिक अवस्था में थी, तो हमारे शहरों में रहने वाली जनसंख्या थी 17%, और आज वो जनसंख्या बढ़कर होगी 29.3%। और इसका अर्थ ये रहा कि खेत बढ़ता चला गया, किसान की जोत बढ़ती चली गई,
जनसंख्या बढ़ती चली गई, परिवार बढ़ते चले गए, धरती पर बोझ बढ़ता चला गया और कल का काश्तकार मजदूर बन गया। और उसके पश्चात भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जब कभी भी, शायद स्वास्थ्य मंत्री जी आपने तो खेत की मेड़ पर भी कभी चले नहीं, अब आप चल नहीं सकते, चलें तो मेड़ बिल्कुल दब जाएगी। जब कभी किसान गया खेत में, वो प्रार्थना करता है, सभापति महोदय आपके आदिवासी इलाके में तो विशेष तौर पर, इस पर मेरे द्वारा पैदा किए गए अन्न से सभी जीवों का पेट भरना, और जो बच जाए उससे मेरे बच्चों का पेट भरना। कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी टिड्डी, कभी किसी कीड़े की बीमारी, और इसके नाम पर यह किसान बर्बाद होता चला गया। और यह भी शाश्वत सत्य है, इस किसान के कंधे पर जब कभी भी राजनीतिक बंदूक हमें लगानी हुई, हमने कभी जाति के नाम पर किसान को बांटा, हमने कभी कर्ज माफी के नाम पर किसान को लोक लुभावनी बात कही, हमने किसी कानून को काला बताकर किसान को भ्रमित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं दुनिया के अंदर पहला व्यक्ति किसान है जो अपनी उत्पाद का विक्रय मूल्य खुद तय नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 73 वर्ष की आजादी के बाद किसान जब बर्बाद होता चला गया, खर्चे बढ़ते चले गए, उत्पादकता कम होती चली गई, पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस बात को सोचा कब किसान की आमदनी को दुगना होना चाहिए, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो, यह संकल्प लिया देश के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि किसान के सम्मान के लिए, किसान को सम्मान निधि, यह कोई वजीफा नहीं, कोई खैरात नहीं, किसान को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये हर वर्ष, चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो। अब केकड़ी से आने वाले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कई तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। मैं बचपन से जानता हूं, इनके पास भी पुश्तैनी केकड़ी में एक जमीन है। आप स्वास्थ्य मंत्री जी 6,000 रुपये हर महीने वहां से चल कर आते हैं डीबीटी से, और आपके खाते में आते हैं, आप भी उसी प्रधानमंत्री के दिए हुए 6,000 रुपये को ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं दिसंबर 2021 इस साल की बात करूं, नहीं आता है, ये रिकॉर्ड में दर्ज करा रहे, या तो मुझे पैसा दिलाओ और या फिर अपनी बात वापस। सभापति महोदय, इसके लिए मैं आसन के पास आऊंगा, मैं ये प्रमाणित कर दूंगा। यार, जिसे तुम भूल गए हो वो दिन याद करो। आपके और मेरे बीच में सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। आप मेरे खेत में नहीं गए। राठौड़ साहब, आपने शुरुआत ही जो है ना उन दिनों से करी है। कृषि मंत्री जी आजकल कृषि नहीं करते, मकानों की बात कर रहे हो, ये आपने शुरुआत ही उन दिनों से करी है जो आपके हमारे पुराने दिन है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं कह रहा था इसी वर्ष में दिसंबर तक इस देश के 10 करोड़ 59 लाख किसानों के खाते में सीधा डीबीटी से 95,979 करोड़ गए हैं। मुख्य सचेतक महोदय, यूपीए के अंदर 72,000 करोड़ के कर्जे को लेकर कई बार आप छाती भी थपथपाते हो और मेज भी थपथपाते हो। ये हर साल का आंकड़ा है। और यही नहीं अध्यक्ष सभापति महोदय, आज किसान बर्बाद होता है, मौसम की तब्दीली के साथ किसान बर्बाद होता है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मौसम की बर्बादी से किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू उन्होंने किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अब फसल बीमा योजना लागू की। अगर मैं 2020-21 का आंकड़ा बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं सारी बातें वो कह रहा हूं जो यूनियन बजट के अंदर जिनका उल्लेख किया गया। 2020-21 के अंदर सभापति महोदय 6 करोड़ 6 लाख किसानों को 87,000 करोड़ का भुगतान हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और यही नहीं, आप जैसे ऋण की बात करते हो, ऋण माफी की बात करते हो, इस मुल्क में पहली बार इसी 2020-21-22 के बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का किसान ऋण का प्रावधान किया गया। अब यूपीए के अंदर आपके समय में जब आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब 2013-14 में 7,30,000। अब आंकड़ा देखिए आप, एक साल में 2013-14 में 7,30,000 का ऋण मिले, और आज 16,5 लाख करोड़ का मिले। कितना
बड़ा कोटेड यूरिया ने किसान को यूरिया की लाइन लगाने से अलग कर दिया। आपके किसान की जमीन का भी स्वास्थ्य मालूम हो, आदमी के स्वास्थ्य की तरह 22.5 करोड़ रुपए आपके मर्दा कार्ड और 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कंसेप्ट किसने दिया? हाथ यूं करने से नहीं, कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे भाषण की चिंता मत करो। आज अगर किसान की बहबूदी के लिए किसी ने सोचा है तो देश के केंद्र सरकार ने सोचा। 2013-14 में आपके यहाँ जो बजटीय प्रावधान था यूनियन गवर्नमेंट का, वो था 21,933 करोड़ रुपए, और आज इस बार 2020-21 में बढ़कर होगा 1,34,299 करोड़ रुपए। ये हालत है। मैं समझता हूं अपने सदन के नेता सप्ताह के अंदर 4 बार इस बात को कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो कानून पारित कर दिया वो काला कानून है। सभापति महोदय, कई वर्षों से विधानसभा में हूं, मैंने हर कानून के काले अक्षरों में लिखी इबारत तो देखी है, पर कोई कानून काला कैसे हो गया? विधानसभा में मामला आया, या हमारे मित्र शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, कल ही भाषण दे के आए हैं, जान दे देंगे, कानून लागू नहीं होने देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उस पर बहस होनी चाहिए कि इस पूरे तीनों कानून में कौन सी वो लाइन है जिससे किसान का हित है, तब तो समझ में आए कितने आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आज एमएसपी की खरीद खत्म हो जाएगी, भाषण दे रहे हैं, ये दोहरे चरित्र में है शिक्षा मंत्री जी, और वहां जाकर कहते हैं एमएसपी खरीद बंद हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, और मैं आगे बताऊंगा कि एमएसपी की खरीद के अंदर और ज्यादा वित्तीय प्रावधान किया। एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाएगी। ये मुझे बताओ कि एपीएमसी मंडियां में इस कानून की पर्दे से बाहर है, क्योंकि ये वैकल्पिक कानून है। किसान की जमीन खतरे में है। आज एग्रीमेंट में किस जगह पर फसल के साथ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट खेती में जरूर है, पर किस जगह फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, जमीन का एग्रीमेंट हो रहा है, ये बताओ। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को जब मैं करूं और जब मैं देखता हूं 2018-19 के अंदर लोकसभा के अंदर आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहें कि आज वो समय आ गया है किसान को कृषि उपज मंडी की जंजीरों से मुक्त करने का, आप उन्मुक्त बाजार की बात करो, कोई बात नहीं। 2005 में कृषि शिखर सम्मेलन में मनमोहन सिंह जी कहे, कोई बात नहीं। 2007 के अंदर आप एपीएमसी एक्ट रूल बनाओ, उसमें कोई बात नहीं। 2010 के अंदर आपके समय में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री प्रशंसा करें क्या इस कानून में आमूल चूल परिवर्तन होता, कोई बात नहीं। और आज जब पैरालाइज पॉलिसी सरकार जो चली गई और अब 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री फैसला करे तो आप बरगलाने चले हो। मैं समझता हूं। देखें अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान बजट स्टडी 2021-22 के पेज 50 की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आप देखेंगे इसमें बजट एस्टीमेट आपका 2021-22 का टोटल बजट एस्टीमेट है 1,32,251 करोड़ का, और इसी तालिका में क्रम संख्या 1 पर कृषि और संबंधित सेवाओं में आप कितना पैसा खर्च करते हैं उनका उल्लेख किया गया है, वो है 9,818 करोड़। और सभापति महोदय, आप मुलायजा फरमाएं, इसमें राजस्व मंद रेवेन्यू अकाउंट में तनख्वाह जाती है, आपके दफ्तरों के रखरखाव जाते हैं, आपकी छोटी मोटी ऑनगोइंग स्कीम में पैसा जाता है। राजस्व मद में 9,153, और पूंजी कैपिटल अकाउंट्स जिसमें आप आधारभूत संरचनाएं और नई योजनाओं के लिए पैसा रखते हो मंत्री महोदय, वो है 524 करोड़। क्या देना चाहते हैं उस राजस्थान के किसान को जो राजस्थान के गांव में बैठा है? राजस्थान की 70% आबादी जिस किसान के धन धान्य पर निर्भर करती है, उसके साथ ये मजाक इससे तो पूरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके 20-21 का बजट ये मैं पहली बार देख रहा हूं। उस समय आपने प्रावधान किया था, आपकी किताब ये कहती है 11,490 करोड़ का, और इस बार 21-22 में कर दो 9,818, यानी आप पूरे देश के अंदर अलग जगा रही है आपकी पार्टी। आप कभी राजभवन पधारते हो, कभी आप मार्च निकालते हो, और आप 2,000 करोड़ रुपए का बजट ये प्रावधान कम कर रहे हो। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये आपका असली किसान चेहरा है, मैं समझता हूं। और इसी बजट स्टडी के अंदर अगर पेज 48 में जो तालिका है कि आपने कितनी राशि व्यय की, सभापति महोदय 2019-20 में
9,147 करोड़ में राशि व्यय करते हैं 4,492, यानी 800 करोड़ कम। और 2020-21 में 11,490 में उस दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दिसंबर तक का आंकड़ा कह रहे थे भी 6,612। अब दिसंबर के बाद आप सदन को ये बताएं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मार्च में खड़े हैं, अब कितनी राशि व्यय कर दी आपने? मतलब प्रोजेक्शन कुछ करो और उसके बाद आप नतीजा कुछ दो, और आप आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार की। मैं समझता हूं कि अभी जो बात आपने कही, एक बात आजकल बहुत आती है सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। मैं घुमाऊं नहीं घुमाऊं, मैं सीधी बात आपसे ही कर रहा हूं। आप ये बताओ स्वामीनाथन आयोग कब बना और कब इसकी रिपोर्ट आई? आपका ज्ञान नहीं होगा। मैं बताता हूं, दिसंबर 2004। फायदे बता दो। आप तो माननीय सभापति महोदय, उन्होंने लिखा है, आप तो आज लगे हाथ ही तीनों कानूनों के फायदे बता दो, आप हीरो हो जाओगे। मैं बता दूं सभापति महोदय, तीनों कानूनों के लिए किसानों के बीच। महोदय आपने सुनो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आपने ये बोला कि अच्छा काम करने पर छाती थपथपाई जाती है। मंत्री जी विराजे, छाती तो कूटी जाती है, पीठ थपथपाई जाती है। आपने खुद ने बोला छाती थपथपाई। राठौर साहब के प्रेम में आप नहीं बोलोगे बीच में। नहीं आप भी दम नहीं, खत्म थोड़ी हो गया यार। जान की, अरे अब दम नहीं, अब खैर मानो जान के। मंत्री महोदय, समय का काल चक्र घूम रहा है। समय का चक्र आपको आपकी हैसियत बता देगा, आप किस गुमान में हो। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, ये जो स्वामीनाथन आयोग है, इसने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक यूपीए सरकार के अंदर 5 अलग अलग प्रतिवेदन दिए, और आप 7 वर्ष तक ये उस समय की पॉलिसी पैरालाइज सरकार उस पर विराजी रही, पूरी बैठी रही और कुछ नहीं बोली। आपने स्वामीनाथन आयोग का नाम ही नहीं लिया। 2014-15 में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा कि कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर अब लागत के 50% से अधिक समर्थन मूल्य घोषित करने का हम काम करेंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय है। और इस बार जो केंद्रीय बजट आया, उसका लिख लो जब पैरा 96, उसमें उन्होंने फिर ये कहा पूरे देश में एमएसपी की खरीद की व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी और इसके लिए आवश्यक जितनी भी वित्तीय व्यवस्था होगी सरकार करेगी। और किया भी। आपको ध्यान होगा, इस बार रबी 2020-21 के अंदर जो एमएसपी घोषित की गई, आपकी एमएसपी 2000 गेहूं के अंदर 1925 से बढ़ाकर 1975, जौ में 1525 से बढ़ाकर 1600, चने में 1875 से बढ़ाकर 5100। देखो सभापति महोदय क्या हो रहा है। और मैसूर में 4800 जो बढ़ाकर 5100, सरसों में 4425 से बढ़ाकर 4625। अध्यक्ष महोदय, अब इस सरकार की हालत देखो। मैं समझता हूं कि जो आपने खरीद की, आप ही के दिए हुए उत्तर के से मैंने एक आंकड़ा निकाला है। आप तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये सही नहीं है कि इस देश के अंदर 2013-14 में, ये मैं बजट पैरा पढ़ रहा हूँ, यूनियन बजट का पैरा 97, 13-14 में गेहूं की खरीद के लिए सभापति महोदय 33,874 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वह किसानों को जो गेहूं खरीदा गया था 2013-14 में किसान को मिले थे 33,874, 19-20 में बढ़कर हो गए 62,802, और इस बार 2020-21 में ये होगा 75,060। इसी तरह धान के अंदर 2013-14 में जब आप थे तो 63,928 करोड़ रुपए किसान को धान खरीदा, 19-20 में होगा 1,41,930 करोड़ रुपए, और 2020-21 अब आंकड़ा देखो सभापति महोदय, आप जैसा विद्वान और जानकार आदमी आसन पर बैठा मेरा सौभाग्य है। अब आंकड़ा देखो सभापति महोदय, 1,72,752, ये आप ही समझ सकते हैं सभापति महोदय। और इसी तरह दालों की बात करूं, 2013-14 में 2,336 करोड़, पूरे देश के अंदर दाल खरीद रहे हो एमएसपी पर 2,236 करोड़ की, और 2020-21 में है 10,530 करोड़ सभापति महोदय। इसी तरह कपास में आपने 90 करोड़ की कपास खरीदी, और इस बार 20-21 के अंदर ये रिकॉर्ड पर जा रहे हैं
25,974 करोड़ की कपास खरीदी है 27 जनवरी तक। अब आपने क्या किया? आप तो एमएसपी के बड़े पक्षधर हैं, आपने कौन से मीर मारे? आप बोल दो आज, आप अभी कह रहे हो पक्षधर, आप कह रहे हैं पक्षधर है। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था आपको सरसों के अंदर 2020-21 में क्या कितना लक्ष्य दिया था? क्या यह सही नहीं है? आपके द्वारा दी हुई पुस्तक और आंकड़े ये कहते हैं कि सरसों का उत्पादन 2020-21 की रबी में हुआ 39,52,000 मीट्रिक टन, सर्वाधिक गिरा देश में। और आपको केंद्र ने लक्ष्य दिया 10,46,000 मीट्रिक टन खरीदने का, और आपने खरीदी कितनी? आपका कागज कह रहा है 3,46,000 मीट्रिक टन सरसों खरीदते हैं। केंद्र कह रहा है खरीदो 10,46,000 टन, और आप 3,46,000 खरीद रहे हो। वाह भाई वाह, क्या कहना आपका। और अब उस समय एमएसपी थी 4650 और किसान ने सरसों बेची अध्यक्ष सभापति महोदय 4,000 में और 3800 के अंदर। और इसी तरह आपने क्या किया चने के अंदर? हमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान में 26,85,000 मीट्रिक टन चना पैदा हुआ। मेरे पास मेरे आंकड़े नहीं है भाई, ये आपकी किताब के आंकड़े हैं। और उसके अंदर लक्ष्य दिया केंद्र ने कि आप 6,15,000 टन मीट्रिक टन चना खरीदो, और आप 3,20,000 खरीद रहे हो, 50% कम। क्यों गुमराह करना चाहते हो? और इसी तरह मूंगफली की बात करूं, अध्यक्ष सभापति महोदय, 12,18,000 मीट्रिक टन मूंगफली पैदा हुई। केंद्र ने इनको लक्ष्य दिया 2,39,000 खरीदने के लिए, और 74,000, सिर्फ 74,000 मीट्रिक टन। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप करते हो? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। और ये तो उस समय, मैं सारा पढ़ूंगा तो मेरे को समय मेरा जाया होगा। आपको किसने कहा था जी? क्या जन घोषणा पत्र में, आप तो नहीं थे पर आपके पड़ोसी उस जन घोषणा पत्र के रचयिता थे। आपने पृष्ठ 3 पैरा 6 में लिखा था किसान को फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था का वादा किया। वाह, क्या पुख्ता व्यवस्था है। आप क्या समझते हो राजस्थान का वो किसान नहीं रहा जो पहले साक्षर नहीं था? अब राजस्थान में साक्षरता 76% है। राजस्थान के किसान भी पढ़ना जानता है, और जब जवाब आपसे पूछेगा जवाब नहीं बनेगा। और आपसे मैं निवेदन करूं कि आज हालत क्या है देश में? अध्यक्ष महोदय, 1970 में देश के अंदर किसान के पास 8.82 हेक्टेयर औसत जमीन थी, जो 2020-21 में घटकर अब हो गई आपके पास 1.2 हेक्टेयर। और कारण क्या रहा? वो जिस बढ़ती जनसंख्या बढ़ती चली गई, शहर बढ़ते चले गए, औद्योगिकरण की होड़ में गांव को खाना जमीन उसमें लगने लगी। और मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, अभी जो एनएसएस का सर्वे हुआ है देश के किसान की मासिक आमदनी, नेशनल सैंपल सर्वे ये कह रहा है कि मासिक आमदनी 6,400 रुपये है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, अभी एक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट पहले हमेशा बजट पर इस पर करते हैं। इनका मैं आंकड़ा देख रहा था। इन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि और संबंध सेवाओं के अंदर व्यय करने वालों में नीचे से छह उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे कम पूरे देश में इस कृषि और इसके लिए बजट का प्रावधान किया। 2019-20 और 20-21 ये सर्वे रिपोर्ट कह रही है कुल बजट का 4.5% आपने कृषि और संबंधित सेवाओं को आवंटित किया। यह है आपका असली चेहरा, कहना कुछ और करना कुछ। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, आज सुबह चर्चा चली थी, प्रतिपक्ष के नेता ने एक सटीक सवाल लगाया बाजरे के बारे में। और अध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक शोध किया, और उस शोध में उन्होंने कहा कि गेहूं, दाल और चावल में जो पौष्टिकता है उससे ज्यादा पौष्टिकता मोटे अनाज में है, जिसमें बाजरा शामिल है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है खाने से, डायबिटिक में ये रामबाण है, कैंसर हो, कार्डिक प्रॉब्लम हो। और इसीलिए सभापति महोदय, एक और बड़ी बात जो आपने कही मैं उसको दोहराना चाहता हूं। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब पूरे संसार के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। अब आपने आज इस प्रकार का उत्तर दिया, रेवदर से आने वाले मान्य सदस्य का सवाल था, तब भी आपने कहा, हाँ एक बात आपने सही मानी कि 2019 में 50,52,000 टन बाजरा पैदा हुआ,
और 2020 में 58,28,000 टन। और ये भी सही आपने माना 44% बाजरा पूरे देश का हम पैदा करते हैं। यह भी सही है कि 66% पूरे हमारे जोत के अंदर बाजरा की बुआई होती है। और यह भी सही है, आप आज मंत्री महोदय बात को गोल कर रहे थे, पहली बार केंद्र सरकार ने खरीफ 2020-21 के अंदर बाजरे को एमएसपी पर खरीदने के लिए अधिसूचित किया। पहली बार बाजरे की 2150 रुपये एमएसपी तय की गई। और आपने जो एफिडेविट दिया, मैं समझता हूं किसान वेलफेयर सोसाइटी बनाम राजस्थान सरकार रिट हुई। किसानों ने कहा हमारा बाजरा खरीदो, आपने बाजरा खरीदने में असमर्थता जाहिर की, आज भी जिसकी पुष्टि की और कहा बाजरे की सेल्फ लाइफ तुलनात्मक कम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे के उपयोग की स्वीकृति नहीं है, उद्योग में बाजरे की मांग नहीं है। 80% राजस्थान में गांव में बाजरा खाया जाता है। मैं समझता हूं कि जब हरियाणा बाजरा खरीद सकता है, जब मध्य प्रदेश बाजरा खरीद सकता है, हमारे किसान ने 1350, मैं जहां से आता हूं सभापति महोदय, वहां बाजरा उत्पादित होता है, हमारे किसान ने 1350-1400 रुपये क्विंटल में हमारे किसान ने बाजरा बेचा। सभापति महोदय, अब मैं मंत्री महोदय, आपने बजट घोषणाएं क्या क्या करवाई। आपने 10 जुलाई 19 को बजट पैरा 17 में कहा कि किसान के उत्पाद को यथोचित मूल्य दिलाने के लिए 1000 करोड़ का किसान कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा करता हूं, K3। बहुत जोर से मेजे थपथपाई आपने। और अब 2 वर्ष गुजर गए, इस बजट में, इस बजट पर बहस चल रही है। इसमें पैरा 70 में आपने क्या करवा दिया 3 साल बाद में कि किसान कल्याण कोष से 3 वर्ष के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मतलब आपने किसान को उसकी उपज का, उत्पाद का उचित मूल्य तो दिलवा ही दिया, एक काम तो आपने पूरा कर ही लिया। मेरा आरोप है 1 रुपया आपने किसान कल्याण कोष से, अगर किसान को एमएसपी से कम पर जहाँ उसकी फसल बिक्री थी उसमें 1 रुपये का सहायता की, तो बताओ आप क्यों मजाक करते हो। मतलब आप किसान कल्याण कोष बनाया आपने, ओरिएंटल बैंक से आपने बॉन्ड लिए, आज उस किसान कल्याण कोष के अंदर कुल मिला के 200 करोड़ रुपए भी हैं, और आप इतनी लंबी चौड़ी डींग हाँक रहे हो कृषक, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मैं समझता हूं किसान गुमराह होगा नहीं। और आपने इस बार एक और कमाल किया, आपने कहा इस बार 21-22 के बजट पैरा 75 में कि सरकार ने किसान को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुलायजा फरमाया और बिजली खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए कृषक विद्युत वितरण कंपनी खोलने की घोषणा की। मेरी समझ में नहीं आया। आपको याद होगा कि आपने जब पहली बार बजट रख रहे थे मुख्यमंत्री जी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बजट पैरा 41 में, हमारे पूर्व प्रयासों से राजस्थान बिजली की दृष्टि से सरप्लस हो गया। सरप्लस स्टेट के अंदर ये बिजली खरीदने के लिए आप क्यों काय को ये कंपनी बना रहे हो। और मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम इस बात को तो स्वीकार कर लिया आपने, बिजली की खरीद के अंदर, बिजली कंपनियों से बिजली खरीद के अंदर जो चांदी कूटी गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने एक कंपनी से खरीदते हैं आप 3 रुपए 70 पैसे पीक आवर्स में बिजली प्राइवेट कंपनी से, और दूसरी कंपनी से खरीदते हैं 2 रुपए 6 रुपए 75 पैसे। क्या है ये। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब 27 महीने बाद मुख्यमंत्री जी का पारदर्शिता रखेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये 3 डिस्कॉम बने थे, ये 3 डिस्कॉम जब बने तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार बने, और आज इनका घाटा 1,16,000 को पार कर रहा है। क्यों किसान इससे संबंध नहीं है, मतलब आपके पेट में तकलीफ है, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब किसान को बिजली मिले, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, मैं समझता हूं शहरीकरण का दुष्प्रभाव आप पर, गांव में जाना आपने बंद कर दिया, गांव की मेड़ पर आप चल नहीं सकते, इस कारण से मुझे रोकने की कोशिश हो रही। आपने लिख के दिया है सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बारे में भी किस लोग सोचना चाहिए। सभापति महोदय, अब मेरा एक निवेदन है, मैं सभापति महोदय, अभी मैं पशुपालन पर मैं जो बोलना है सभापति महोदय 2-3 चीजें और सभापति महोदय पर मैं पशुपालन पर 2-3 बात करना चाहता हूं। समय आपका ही समाप्त हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जब मैं प्रगति प्रतिवेदन प्रश्न 2 पढ़ रहा था तो उसमें 2 बात लिखी थी।
एक तो प्रदेश में जीएसटी में पशुपालन का 10% का योगदान है, बिल्कुल ठीक है। एक पशु 19वीं पशु गणना में प्रदेश में पशुधन थे 5 करोड़ 77 लाख, घटकर हो गए 5 करोड़ 68 लाख। सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, ऊंट और गधे लुप्त हो रहे, दोनों में 71.31% की कमी है। 19वीं पशु गणना के अंदर गधे 81,000 थे, 20वीं पशु गणना में 23,000 हो गए। मंत्री महोदय, ये गधों की गणना जब हो रही थी तब आप कहाँ थे? ये गधों की गणना जब हो रही थी राजस्थान में तब सरकार सो रही थी, सो नहीं रही थी। आप 5 सितारा होटल की कैद में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम गधों की चिंता करो आप। ये आपके इस जिले में हिंगोनिया में लगने वाला मेला आपने बंद कर दिया। आप गधे को क्या मानते हो? गधा वो है जो पूरे दिन अपने मालिक के कहने पर काम करता है, पीठ पर बाहर लाता है और रात को वापस चला जाता है, पर वापस लौट के भी आ जाता है। वापस लौट के जो अपने घर पर आता है वो गधा संस्कृति के लोग हैं। आप इस संस्कृति को बचाने की कोशिश करो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो घोड़े की बात हो रही है, घोड़े आपके यहाँ थे 19वीं जनगण पशु गणना में 38,000, 34,000 रह गए। भाई हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो अब मुख्यमंत्री जी रोज करते हैं। कृपया समाप्त करें। हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो मुख्यमंत्री जी रोज करते हैं, तो आप मुझे बताओ ये हॉर्स की ट्रेडिंग में क्या कमी खामी रह गई? ये कौन से घोड़े थे जिसकी खरीद फरोख्त के अंदर आपने इतनी खरीद फरोख्त करा दी, उनकी संख्या में कम हो गए? कृपया समाप्त करें। महोदय, मेरा निवेदन है, मैं एक बात कहकर बात समाप्त कर रहा हूं। ये जो आपने भामाशाह पशुधन बीमा योजना ये चलती थी ना, पूर्ववर्ती सरकार ने चालू की, आपने इसको बंद किया 2019-20 में। और आपने क्या कहा? भारत सरकार से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत राशि प्राप्त न होने के कारण से पशु बीमा नहीं हुआ। और फिर अगले बार 2021 में आपने उत्तर दिया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकतम प्रीमियम दर कम होने से कारण से बीमा कंपनियों में राजस्थान पशु धन विकास बोर्ड द्वारा जारी निविदाओं में भाग नहीं लिया, बीमा नहीं हुआ। तो आपको किसने कहा था? आपने अपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 के क्रम संख्या 3 में क्यों लिखा कि लघु और सीमांत किसानों के पशु को हम बीमा करेंगे? आप कहते हो पशुओं का मुफ्त में बीमा करेंगे और आप बीजेपी की सरकार की भामाशाह पशुधन बीमा योजना बंद करते हो। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो नहीं सकता। समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज समाप्त करें। अभी मेरा टाइम देखो, ये लोग कागज बिराजे। राजस्थान में आप घोड़े खरीदने में विफल क्यों हो गए? माननीय सदस्य बिराजे। सब जगह सक्सेस बिराजे आप। माननीय सदस्य बिराजे, प्लीज बिराजे। घोड़ा खरीद के बारे में सभापति महोदय यही है, बिराजे। घोड़ा खरीद के बारे में बिराजे, एक्सपर्ट बिराजे। माननीय सदस्य आप बिराजे। आपके नेता को ही नहीं बोलने देंगे क्या आप? पर्सन यही है सभापति महोदय। बिराजे प्लीज। राजस्थान में घोड़ा खरीदने में भूमिका किसकी क्या रही, इसी पर तो है। मुख्यमंत्री जी ने घोड़ा खरीदने में भूमिका में क्या निर्वहन किया, कितने घोड़े खरीदे और ज्यादा बंदित नहीं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये विस्फोट होगा और घोड़े अपने में चले जाएंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे और भी बहुत सी बातें करनी थी, पर सभापति महोदय आप हमें नहीं दे रहे, इसलिए मैं इतनी बात कह के अपना बात समाप्त